नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल को पत्र लिखने के 23 दिन बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं, कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र राजस्थान का। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा दाव, सोशल सिक्योरिटी पर कानून बनाने की मांग, बताया क्या होगा प्रावधान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि यूपी में फिर किसान आंदोलन, टिकैत बोले जेल में बंद भाइयों को नहीं मिल रहा दूध तो हम भी नहीं पिएंगे। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि केंद्र को ही फैसले लेने हैं तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार क्यों, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की तीखी टिप्पणी। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरा किया अपना वादा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल को पत्र लिखने के 23 दिन बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं, कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कोरोना पर राजनीति करने और भारत जोड़ो यात्रा को भटकाने का आरोप लगाया है और सवाल किया है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राहुल गांधी को पत्र लिखे 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोरोना को लेकर कोई प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं किया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि 20 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने धमकी भरा खत लिखा था, उस खत के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी। 23 दिन हो गए हैं लेकिन कोई प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा दाव, सोशल सिक्योरिटी पर कानून बनाने की मांग, बताया क्या होंगे प्रावधान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। कलह के साथ साथ कांग्रेस भी इस कोशिश में जुट गई है कि राज्य की सत्ता हाथ से न चली जाए, और इसे लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दाव चल दिया है। चुनाव से कुछ ही महीने पहले गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाना चाहिए। गहलोत के इस बयान को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में सीएम गहलोत ने यह बयान दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर किसान आंदोलन, टिकैत बोले जेल में बंद भाइयों को नहीं मिल रहा दूध हम भी नहीं पिएंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शहीद किसान सम्मेलन के मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने 28 जनवरी से वैचारिक क्रांति शुरू करने की घोषणा की है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने 25वें शहीद किसान सम्मेलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई में हुए किसान आंदोलन के दौरान गोली चलने से 24 किसानों की मौत हो गई थी। इस दिन को मुल्ताई में हर साल शहीद किसान सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ ही किसानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्य को ही फैसले लेने हैं तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार क्यों, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की तीखी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चुनी हुई सरकार की आखिर क्या जरूरत है जब प्रशासन को लेकर सारे फैसले केंद्र सरकार के ही आदेश पर लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इन दिनों केंद्र और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच अधिकारों के बंटवारे पर सुनवाई कर रही है और बेंच की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार का नौकरशाहों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है, लेकिन वो दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के लिए ही काम करते हैं और उन्हें ही रिपोर्टिंग करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया पूरा वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। सीएम सुक्खू ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हिमाचल में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा बन गया था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है और लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग ओपीएस को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार घमासान तेज, सीएम केजरीवाल ने एलजी के फैसलों को बताया अवैध, राजनिवास का भी किया पलटवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्विसेज पर कंट्रोल को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच घमासान तेज हो गया है। शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजीवी के सक्सेना से मुलाकात की, लेकिन इस मीटिंग के बाद लगता है बात और बिगड़ गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एलजी के कई फैसले अवैध हैं और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम ने आरोप लगाया कि एलजी ने कहा है कि वो दिल्ली का प्रशासक होने के नाते
फाइलें मांग सकते हैं, उनकी सख्ती सर्वोच्च है। दूसरी तरफ राजनिवास ने केजरीवाल के आरोप को गुमराह करने वाला, झूठा और तोड़मरोड़ के जरिए एक खास एजेंडे को सूट करने वाला बताकर खारिज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एलजी सक्सेना के साथ मीटिंग में संविधान और जीएनसीटीडी एक्ट की कॉपी लेकर गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी सरकार के काम में दखल दे रहे हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरा इरादा मामले का समाधान करना था और इसीलिए मैं संविधान, मोटर व्हीकल एक्ट, स्कूल एजुकेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की कॉपी लेकर उनके पास गया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दो तरह के विषय हैं, आरक्षित विषय जिनमें पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर शामिल है, जिन पर सिर्फ एलजी फैसला ले सकते हैं, और दूसरा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। उन्होंने कहा कि बाकी सभी विषय दिल्ली सरकार के तहत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि एलजी के पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर स्वतंत्र तौर पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इसका मतलब है कि दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह के दफ्तर की सीलिंग, विज्ञापनों के लिए 164 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस समेत एलजी के कई फैसले अवैध और असंवैधानिक हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने एलजी सक्सेना से राजनीति को अलग रखने की गुजारिश की और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी बोले, मेरी दादी से उनकी काफ़ी राजनीतिक लड़ाई हुई, लेकिन दोनों के बीच सम्मान का था संबंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी शरद यादव के परिजनों से भी मिले। शरद यादव की बेटी और कांग्रेस नेता सुभाषिनी राज राव राहुल गांधी से गले मिलकर फूट फूट कर रो रही थी। राहुल गांधी उन्हें संभालते हुए दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में पूछा और बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा और आज उनके निधन ने मुझे दुखी कर दिया है। मेरी दादी के साथ उनकी काफ़ी राजनीतिक लड़ाई थी, मगर उनके बीच सम्मान का रिश्ता था। उन्होंने मुझे जो बताया वो रिश्तों की शुरुआत थी। राजनीति के बारे में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शरद यादव जी नहीं रहे, उन्होंने राजनीति में अपनी इज्जत बनाए रखी, क्योंकि राजनीति में सम्मान खोना बहुत आसान होता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देशवासियों के नाम पत्र, देश की जनता के लिए सड़क से संसद तक करते रहेंगे संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और इस समय पदयात्रा पंजाब में है। और इस बीच राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो संवाद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि मेरे साथी भारतीयों, मैं आपको 3500 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद पत्र लिख रहा हूं। इस यात्रा में लाखों भारतीय हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। ये मेरे जीवन की सबसे समृद्ध यात्रा थी और मैं उस प्यार और स्नेह से अभिभूत हूँ। मैंने रास्ते में आपकी सभी कहानियाँ ध्यान से सुनी। आज भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय महंगाई, गंभीर कृषि संकट, गंभीर कृषि संकट और देश की सारी संपत्ति पर पूरी तरह से चंद उद्योगपतियों के कब्जे हैं। और आज भारत में लोगों को नौकरी जाने का डर है, उनकी इनकम कम होती जा रही है और उनके बेहतर भविष्य का सपना टूटता जा रहा है और देश में चारों ओर निराशा ही निराशा है। दोस्तों, आज हमारी विविधता खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि लोगों के दिल में असुरक्षा और डर पैदा करके ही वो समाज में नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती।